मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये आज सीधा सवाल में बात खालिस राजनीति की, बात चुनाव की। हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में चुनाव अभी खत्म हुए हैं, मुकम्मल हुए हैं, सरकार बनाने के दावे पेश किए जा रहे हैं। लेकिन एक और चुनाव अब मुंह बाए खड़ा है और वो है महाराष्ट्र का चुनाव। 288 विधानसभा सीटों वाला महाराष्ट्र राज्य चुनावी तैयारियों में लग चुका है और दोनों ही खेमे, और वहां पर बड़े बड़े गठबंधन हैं। हरियाणा की तरह नहीं कि सीधे बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर हो, वहां पर महायुति यानी कि बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी, दोनों असली वाली, और महाविकास अघाड़ी, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, एनसीपी शरद पवार गुट और कांग्रेस का गठबंधन, और दोनों ही ताल ठोकते दिख रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जो बीजेपी का विजय रथ डगमगाया था, बैसाखियों की जरूरत पड़ी सरकार बनाने के लिए बीजेपी को, वो फिर से बाउंस बैक करती दिख रही है क्या हरियाणा के बाद? और ऐसे में महाराष्ट्र दरअसल तय करेगा कौन मजबूत कौन कमजोर है। छोटी मोटी एबरेशन थी, एक गतिरोधक था विजय रथ पर, विजय रथ के सामने बीजेपी के, या दरअसल दिक्कतें आ गई हैं। ये अब महाराष्ट्र में तय होने वाला है और महाराष्ट्र में कुछ हरियाणा की सीख भी और कुछ नायाब राजनीतिक कदम भी उठाए जा रहे हैं। जबरदस्त तेजी में सरकार यहां पर आती दिख रही है और इसमें सबसे दिलचस्प काम जो होता दिखा है वो मुसलमान को लेकर। एकनाथ शिंदे की सरकार ने जो मदरसों में डिप्लोमाधारी टीचर्स हैं, उनकी पगार, उनकी तनख्वाह 6,000 रुपए से बढ़ाकर 16,000 रुपए करने का फैसला किया है। और जो बीए, बीएड और बीएससी की डिग्री वाले मदरसों में टीचर्स हैं, उनकी तनख्वाह 8,000 से 18,000 की जा रही है। 167% का इजाफा एक जगह और 125% का इजाफा एक तरफ। अब ये यकायक मुसलमानों के प्रति इतना प्यार कैसे जाग गया एकनाथ शिंदे सरकार का? और सरकार तो दरअसल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हो सकते हैं, पर सरकार की आत्मा तो बीजेपी है, सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। वही बीजेपी जो बात बात पर 80-20 हिंदू मुसलमान करती हुई दिखाई देती है कि मुसलमान तो हमें वोट नहीं देंगे तो उनके मुस्लिम उम्मीदवारों को खड़ा करने की क्या जरूरत। हाँ, जम्मू कश्मीर वगैरह इक्का दुक्का जगह हो जाती है, हरियाणा में भी एक जगह खड़ा किया, पर अमूमन एक दूरी बनाए रखती है मुसलमानों से बीजेपी। अब ये प्रेम क्यों जागा मदरसों को लेकर? ये वही बीजेपी है जो 1 साल पहले के 3 फैसले आपके सामने मैं पेश करने वाला हूं। अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने गैर पंजीकृत मदरसों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। कुकुरमुत्तों की तरह फैल रहे हैं, रोकिए, योगी आदित्यनाथ ने कहा। अक्टूबर 2023 में ही उत्तर प्रदेश के इस फैसले के साथ एक समानांतर प्रक्रिया शुरू हुई उत्तराखंड में भी, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ। मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड के सभी मदरसों के सत्यापन के आदेश दिए और दिसंबर 2023 में असम सरकार ने 1,281 मदरसों का नाम बदलकर मिडिल इंग्लिश कर दिया। तो ऐसे में इतनी मेहरबानी क्यों? अब इसके पीछे दरअसल वजह यह है कि 1.25 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं महाराष्ट्र में। इनकी आबादी 11.5% से ज्यादा है, 11.54%। ये 2011 का आंकड़ा है। और 60 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां मुसलमान अगर आपके खिलाफ चल पड़े तो
जीतना मुश्किल ही नहीं, उन सीटों पर नामुमकिन होता दिखाई देता है। और 2024 के लोकसभा चुनाव में देखें तो हिंदुत्व जिसकी पहचान थी जिस पार्टी की, मैं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की बात कर रहा हूं, हिंदुत्व के सबसे बड़े पैरोकार बनते थे। बाबरी मस्जिद गिराई गई तो बीजेपी के किसी बड़े नेता ने सीधे जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन बाल ठाकरे ने ली थी, शिवसेना ने ली थी। पर उसी शिवसेना की तरफ मुस्लिम वोट बैंक भी जाता दिखा 2024 के लोकसभा चुनाव में। तो अब समीकरण कि ये मराठा, मुसलमान और ये दलित समीकरण, ये महाविकास अघाड़ी की तरफ तो ना चला जाए, तो ये दांव चला जा रहा है क्या? और इसी दांव में आप गौर कीजिएगा, जो मैंने शब्द इस्तेमाल किए, जिन जातियों का जिक्र किया, मराठा, दलित और मुसलमान, इसमें अब पिछड़ा तबका, बड़ा वर्ग जीत दिला सकता है। हरियाणा में जीत दिलाई, पिछड़े वर्ग में लामबंदी हुई, कांग्रेस से छिटक गया वो। 2024 के लोकसभा चुनाव में साथ जाता दिखा था, यादव भी गए थे, गुज्जर भी गए थे, पर वो छिटकते दिखे। तो अब उन्हीं को रिझाने की क्या एक और कोशिश भी हो रही है? और ये कोशिश किस तरह से की गई है? शिंदे सरकार ने जो पिछड़ी जाति में क्रीमी लेयर है, केंद्र में गौर कीजिएगा, आपको पता होगा 8 लाख तक की अगर आपकी आय है, उससे नीचे तक है, तो आप पिछड़े वर्ग में हैं और आप क्रीमी लेयर में नहीं आएंगे, यानी कि आरक्षण का लाभ मिलेगा दाखिले में, नौकरियों में। अब केंद्र सरकार से शिंदे सरकार ने गुजारिश की है कि इसकी सीमा 8 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दी जाए। अब इसको थोड़ा खेल समझिए, और यह मैंने पहले भी आपको समझाया है। जिस देश में 25,000 रुपए प्रति माह कमाने वाले देश के टॉप 10% लोगों में आ जाते हैं, यानी कि 90% जनता इस देश में 25,000 रुपए भी नहीं कमाती, वहां पर पिछड़ी जाति में उन लोगों को लिया जा रहा है जिनकी महीने की आमदनी 67,000 रुपए हो। अरे भाई, कितने लोग हैं और वो पिछड़े कैसे रह गए? 67,000 रुपए कमा रहे हैं। तो अब उसे भी बढ़ाकर 1.25 लाख रुपए करने का प्रस्ताव, अपील कर दी है शिंदे सरकार ने। प्रस्ताव पारित कर दिया और भेज दिया है केंद्र सरकार को, 1.25 लाख रुपए। अब यहां पर सरकार द्वारा ही गठित कमिटी, रोहिणी आयोग, 13 एक्सटेंशंस मिली, रिपोर्ट अपनी सौंप दी है, राष्ट्रपति के पास है, सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन कुछ अंश जो सामने आए हैं वो क्या कहते हैं? रोहिणी आयोग वो कहता है 1% आबादी पिछड़ी जातियों में, वो 50% नौकरी और दाखिले हासिल कर रहे हैं, उन्हीं की पकड़ है। 938 जातियां ऐसी हैं जिनको एक भी दाखिला और एक भी नौकरी नहीं मिली। 938, 2600 की ये लिस्ट है। लिस्ट उससे बड़ी है, मोटी मोटी जो बड़ी जातियां हैं उनकी बात कर रहा हूं। 938 को एक दाखिला नहीं, एक नौकरी नहीं। 994 को 2.68% दाखिले और नौकरी। 20% ऐसी हैं जातियां पिछड़े वर्ग में, कुछ भी नहीं मिला उन्हें। तो जो साधन संपन्न हैं वो और पकड़ अपनी मजबूत करते दिखाई देंगे, पर वो कम्युनिटी लीडर्स भी होते हैं, समाज के ठेकेदार भी होते हैं, वो वोटिंग पैटर्न भी काफी हद तक तय करते हैं। तो ये करने की नौबत क्यों आई? अब इसमें खेल दलित पॉलिटिक्स का भी है। और वो संविधान की लाल किताब लेकर जो राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में घूमते फिरे और कहा कि आरक्षण छीन लेंगे ये आपसे, 370 सीटें आ गई, बीजेपी की 400 आ गई, एनडीए की, और ये नौकरियों से जुड़ जाता है मामला।
और इसमें दलितों की भी बात आती है। दलितों को लगा कि हमारा आरक्षण जो चला आ रहा है वो तो हट ही जाएगा, और महाराष्ट्र में दलित आरक्षण, मराठा आरक्षण और पिछड़ों का आरक्षण ये आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। अब मनोज जरांगे, तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, वो अनशन पर बैठे हुए हैं, वो भी राजनीतिक ताल ठोक रहे हैं। तो ये जो ओवरलैप कर रहा है उसी में असमंजस, कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश है या अपने वोट बैंक को पक्का करने की कोशिश हो रही है, दोनों तरफ से। और इसमें जीत किसकी होगी ये देखने वाली बात है क्या। और बीजेपी की तरफ से एक माधव फॉर्मूला जमीन पर उतारने की कोशिश है। और यह माधव फॉर्मूला क्या है? इसमें माली, धनगढ़ और वंजारी, ये तीन बड़े जो पिछड़े वर्ग के समुदाय हैं, इनको लामबंद करने की कोशिश की जा रही है। मराठा किधर जाएगा? मराठा नाराज होता है या मराठा ज्यादा अग्रेसिव होता है तो पिछड़े वर्ग का गुट दूसरी तरफ जाता दिखेगा। ये सारे समीकरण लगातार तलाशे जा रहे हैं और इन सब के बीच अभी चुनाव की तारीखों के ऐलान का इंतजार हो रहा है। और उससे पहले अब एक और दबाव की राजनीति शुरू हो गई है दोनों खेमों में। हरियाणा के चुनावों का प्रभाव है इसमें। बीजेपी बम बम है। अब बीजेपी बम बम होती है, कहती है हम तो ताकतवर हैं, वो तो हल्का फुल्का झटका लगा था 2024 के लोकसभा चुनाव में, एवरीथिंग इज फाइन। तो हमें 150 सीट चाहिए 288 में से, या 160 चाहिए, 70 चाहिए, 180 चाहिए, बाकी 100 में भैया एकनाथ शिंदे और अजित पवार आप अपने आप को समेट लो। कल अजित पवार एक कैबिनेट की बैठक से गुस्से में उठकर भाग लिए कि भाई उनसे बिना सलाह लिए, बिना उनसे पूछे फैसले लिए जा रहे हैं। आज उन्होंने सयाजी शिंदे कि देखिए कितने बड़े नेता को हमने अपने साथ जोड़ लिया। अब इसमें खेल यही है कि 150 बीजेपी लेती है, 100 के करीब एकनाथ शिंदे को मिलते हैं, 38 सीटें रह जाएंगी अजित पवार गुट के लिए। क्या वो उतने में संतोष करेंगे? और बीजेपी ने अपनी सीटें थोड़ी और बढ़ाने की कोशिश की, तब क्या होगा? या दूध में से मक्खी की तरह निकाल भी सकते हैं अजित पवार को। अजित पवार कोई सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग अपने चाचा के साथ, शरद पवार के साथ तो नहीं कर रहे। यह महायुति की दिक्कत है। और महाविकास अघाड़ी, वहां पर कांग्रेस को जो झटका लगा है, जो हार, जीती हुई बाजी जो हारी है कांग्रेस ने, अब उससे बातें खिल गई हैं क्या? या बार्गेनिंग पावर उद्धव ठाकरे की, शरद पवार की बढ़ गई है क्या? वरना कांग्रेस कहती 13 सीटें हमने जीती, हम तो हरियाणा भी जीत कर आए, 13 सीट लोकसभा में जीती, महाराष्ट्र में। तो अब उद्धव ठाकरे ज्यादा सीटें चाहेंगे क्या? पर कांग्रेस कहेगी आपका स्ट्राइक रेट तो अच्छा नहीं था। तो वहां अपने आप में एक असमंजस है और घोषणाओं का तांता लगा दिया है। एकनाथ शिंदे ने पिछले एक महीने में 30 के करीब कैबिनेट ने फैसले ले लिए, छोटे मोटे निर्णय तो पिछले 10 दिनों में 1291। ऐसे में आज का सीधा सवाल ओबीसी पर दांव। दो खास चीजों पर हम आज ध्यान रखने वाले हैं, ओबीसी और मुसलमान। ओबीसी पर दांव जिताएगा महाराष्ट्र का चुनाव, और पहले बात बात पर मुसलमान। बीजेपी अब क्यों मेहरबान हो रही है?